अगर पैसा अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है वो ये बताएंगे। ये कनेक्ट है क्या इससे? कनेक्ट। आप अच्छा बोलिए साहब। जी इस भाई को सवाल पूछ रहे हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट यहाँ आया हुआ है, पूछ लेना जी, मेरी लीगल एडवाइजर के लिए आप पूछ सकते हो। मेरी सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे से स्टेप बाय स्टेप पूछे। मैं आपको जो जो आप प्रावधान पूछना चाहेंगे उसके लिए गाइड कर सकता हूँ। फिर आपको मैं बताऊंगा कि कमेटी का प्रोसीजर कैसा है और आपका जो कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर है वो कैसा है। आप मेरे से पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। आप सबका जो मेरे से सवाल है कि कमेटी के थ्रू जाए या कोर्ट के थ्रू जाए, वो आप मेरी कार में रखा है जी वॉलेट। अच्छा परिचय, परिचय जी क्या देना, परिचय तो जी अब ऊपर वाला ही देगा जिस दिन पैसे आ जाएंगे। मैं तो उस दिन जब रंगोली गार्डन गया था वहाँ देखा कि नीम करोली बाबा जी का मंदिर बना रहे थे, ये इन्होंने मंगलवार का सिस्टम बना रखा था। मैं तो भगवान को शर्त लगाए बैठो, मगर आप हो तो ये मंगलवार वाला सिस्टम करवा के मेरे पैसे दिलवा देना। परिचय का मतलब ये है कि मैं आपकी बात समझ गया जी। मैं एडवोकेट सन्नीमान दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा 155 चैम्बर है, साकेत कोर्ट में मेरा 116 चैम्बर है, और मैं हूँ, मेरा भाई ये रहा, और एक ये रहे सुमन सौरभ, ये भी एडवोकेट है, अनुज श्रीवास ये भी एडवोकेट है। हमारे सर है, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला सिविल सूट करोगे तो ये मैटर जाएगा बहुत लंबा, और इनको क्रिमिनल करोगे फ्रॉड और चीटिंग में तो दोनों केस अलग अलग चलेंगे। अब हमने बोला कि जी क्या प्रावधान रखा जाए, तो अब एक बार सुन ले सभी भाई। हमने अपनी सारी एफआईआर जी थी होल्ड रखी थी। मेरी तिवारी जी से कंसल्ट हुआ था, हमने देखा कि जब इनकी वीडियो वगैरह आई थी कि जी हम पैसे देंगे, कैसे कैसे देंगे, तो काफ़ी लोगों ने, जो हमारी दिल्ली कमेटी थी वो एग्री नहीं हो रही थी एफआईआर के लिए। 50% लोग एग्री हो गए थे। अब एफआईआर जिन्होंने करी है वो कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर नहीं सकते, वो हाई कोर्ट से कैश होगी, लेकिन उसका बेल से कोई रिलेशन नहीं है, बेल हो जाएगी इंसान की। लेकिन अगर हम उसको कैश भी करवाएंगे ना तो वो स्टेप बाय स्टेप, चाहे बाद में हो, लेकिन वो केस खत्म नहीं होगा, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमारे पैसे अगर वो एग्री है देने के लिए, जो पुलिस वालों ने। लेकिन इसके लिए एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, अगर ये पुलिस वाले ने जो प्रॉपर्टी सीज करी है, अगर उसकी जीपीए कमेटी वालों के नाम हो जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाए तो। उससे क्या होगा कि कल को वो फिर बैक ऑफ कर ले कि भाई हमने तो वर्बल स्टेटमेंट बोला था कि भाई हमने बोला था कि हम हिसाब करेंगे, जमीन देंगे, ये देंगे, लेकिन वो ना हो। एक जीपीए बन जाएगी, चाहे टेम्पररी बन जाए, साइन हो जाए, उसके बाद एनओसी भी बन जाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। उससे ये होगा कि हाँ भाई वो अपनी बात से बैक ऑफ नहीं कर सकते। और रही बात जितने इनके एसेट्स बनाए उनके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जीपे होनी चाहिए, कमेटी के मेंबर के नाम, जो हमारे सीनियर है, 4 है, 5 है, जितने भी है। और जो उनके पास लिक्विड कैश है उनका भी होल्ड ओवर सीए के थ्रू या उनका ऑडिट निकालना चाहिए। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि जेन्युइनली इतना पैसा है या हवा में बातें कर रहे हैं, तभी एक चीज़ होगी। क्योंकि कमेटी अगर स्टेप बाय, क्योंकि अगर वो इतने इंसानों को फूल बना रहे हैं तो कमेटी का ही बना सकते हैं। तो ये चीज़ है कि कमेटी वाले हमारे जितने भी भाई साहब हैं, 4 है, 5 है, जितने भी हमारे सीनियर जी, मैं तो आज भाई साहब से पहले बार मिला हूँ महावीर तिवारी जी के थ्रू। तो इस चीज़ की बस भाई साहब आप थोड़ा नज़र रखना कि इस चीज़ में वो हमको पागल ना बना दे, क्योंकि देखो वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट माइंडेड आदमी है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। और आप लोगों को लगे कि उसके थ्रू जाना है तो सिविल सूट चलेगा, प्रूफ करने पड़ेंगे, और अगर हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए तो उतनी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ेगी। कल को अगर वो केस जीत गए तो हमें उतनी, अगर मान लो किसी भाई का 2 लाख रुपए फंसा हुआ है, 2 लाख रुपए हमें चाहिए, हमने उनकी प्रॉपर्टी अटैच करा दी 4 लाख रुपए की, तो वो प्रूफ करेगा कि जी इसका मेरे से कोई हिसाब किताब नहीं है, हम बोलेंगे था। इसे प्रूफ करने के लिए हमें भी एक काइंड ऑफ अपना एक डिपॉजिट के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए 2-2.5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे जब तक केस सॉल्व नहीं होगा। ये रूल होता है अगर सिविल सूट चलेगा तो इसके लिए भी आप देख लो, एक रिकवरी सूट भी होता है, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है। अगर आप खुद से एग्री कर लो और कमेटी के थ्रू जाओ तो इनर सेटलमेंट, अगर वो ईमानदार आदमी है तो जेन्युइनली जैसे आप भाई साहब बोल रहे हैं, तो उससे बेस्ट कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरी नज़र में। तो बाकी भाई साहब बराबर मैंने वही बोला कि कमेटी को भी पूरा शातिर होना पड़ेगा। सर एक बात मेरा है कि मैंने एक्चुअली कंप्लेंट लिखवाई थी सरखेज थाने में, अहमदाबाद में पड़ती है। अभी कंप्लेंट लिखवाई थी, वहाँ से मेरे को करीबन 2 महीने बाद पुलिस का कॉल आता है कि आप बयान के लिए आ जाओ, आपको बयान के बेसिस पर एफआईआर लिखी जाएगी। पर तब तक हमारे कमेटी का संगठन हो चुका था, तो मैं कमेटी की अलग तो मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया भी नहीं हूँ अपने स्टेटमेंट देने के लिए। तो क्या वो लोग अपने आप एफआईआर नहीं हो जाएगी ना? नहीं, कंप्लेंट को एफआईआर होने में भी कन्वर्ट के लिए वो आपसे बयान ले लिया उन्होंने। जब तक बयान नहीं होगा तब तक बोला था नहीं गए नहीं तो कोई बात नहीं, आप उन्होंने बोला था, लेकिन आप नहीं जाओगे तब भी वो बुलाएंगे आपको। कंप्लेंट में भी तो इशू प्रोसेस होता है, इशू प्रोसेस कहते हैं। एफआईआर को होती है इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट में होता है इशू प्रोसेस, कि जो आपने उनको बताया है कि मेरे साथ ये सब कांड हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका प्रोसेस चालू होगा। वो वर्बली नहीं होगा, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जी हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। जो आपकी कंपनी है उसकी तरफ से भी आपका और आपका एफिडेविट में साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए कि
आप 100% उस इंसान के खिलाफ दोबारा कंप्लेंट नहीं करूंगा। हम इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे पास पुलिस को भी कॉल आएगा कि मेरे को अपनी तरफ से पुलिस को कॉल नहीं आ रहा तो आप खुद आगे से चले जाओ। अच्छा, खुद हाँ, जाके उनको एक्टिव आपको होना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से वो जो एप्लीकेशन दिया वो वापस मैं खुद ही ले लूंगा ना, अगर हमारा वैसे सुलझा रहा है। लेकिन तो उसमें ज़्यादा- लेकिन उसमें अरे, इसके नाम पे आप सवाल एक आदमी करो और आप सबको सबके सामने बताओ ताकि सबका क्लियर हो जी जाए। ये कह रहे हैं मैंने कंप्लेंट करी थी, FIR इससे उससे कनेक्ट है। जिनको भी सवाल करना है एक-एक करके पूछो ताकि हमारी क्लियरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अंधा भरोसा मत करिए मैम। आप आइए सवाल कीजिए, कराइए। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को सेटिस्फाइड करके चलूँ। नहीं सर, अब टेक्निकल खड़े पूरा हो, नहीं बताइए क्लियर देखते कर हो। दो। बोलिए सर, बोलिए आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशांक गोयल है इधर आओ सामने। और मैं, हाँ ठीक है सर, सामने ही है, हाँ, और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा एक प्रश्न ये था कि मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी सरखेज थाने में, सरखेज जो जहाँ पे इनका ऑफिस था अहमदाबाद में। मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके लगभग 2 महीने बाद मेरे को पुलिस को कॉल आता है कि आप यहाँ पर आ जाओ और अपने बयान लिखवाओ। आपके बयान के बेसिस पर, के आधार पे हम लोग आपके FIR लिखेंगे। पर तब तक हमारे कमेटी का निर्माण हो चुका था, और जैसा कमेटी ने बोला कि आप FIR जिसने करा दी वो वापस ले लो और जिसने नहीं कराई वो होल्ड कर लो। तो कमेटी की बात मानते हुए मैं उनके बात पे नहीं आया और मैं नहीं गया सरखेज। अब मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आप इनका मेरे से प्रश्न ये है कि मेरी कंप्लेंट का स्टेटस अभी क्या है, कि वो FIR में कन्वर्ट होगी नहीं होगी। कभी भी कोई अपराध होता है या कुछ भी कांड होता है, उसको हम अगर उसके ठोस सबूत राइट अवे है तो डायरेक्ट FIR में कन्वर्ट हो जाती है। पहले उसको कंप्लेंट में लिखते हैं। इनकी ये इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई होगी, उनको ठोस सबूत नहीं मिले होंगे तो उसको कंप्लेंट पे होल्ड रखा। अब इन्हें वो FIR में कन्वर्ट करवाने के लिए जब तक वो इशू ऑफ प्रोसेस, FIR होती है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, कंप्लेंट होता है तो इशू ऑफ प्रोसेस कहते हैं इसे। तो इशू ऑफ प्रोसेस इनका हुआ होगा, ये अपने बयान देने गए, वो पुलिस वालों ने इनको बुलाया, ये गए नहीं जब तक। अब ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट को वापस कैसे लूं, लेकिन उसको भी वर्बल ही नहीं होता कानून के दायरे में। इनको खुद एक्टिव होकर जाना पड़ेगा कि हाँ मैं वापस ले रहा हूँ, और इनको लिखत में देना पड़ेगा कि 100% जो है जिनके नाम पर कंप्लेंट लिखवाई है, मेरे तरफ से जो कंप्लेंट हुई थी, हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है, और जिनके थ्रू राजीनामा हो चुका है आपको अपनी ID वाईडी देके उनके भी साइन करवाने पड़ेंगे, जिनके लिए आपने कंप्लेंट करी। अगर वो बोलेंगे तो, अदरवाइज आपके सेल्फ डिपेंडेंट पे हो जाएगा। हाँ मैं आगे नहीं करूंगा, और मैं कमेटी पे या जो भी आपने प्रावधान सोचा उस पर पूरा निर्भर हूँ, मेरी तरफ से आगे नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 6 महीने बाद फिर कंप्लेंट कर दूँ, उन्हें एक मौका दे रहा हूँ, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अलग अपराध बनाना पड़ेगा, फिर ऐसी चीज होती है। ठीक है जी, सेम ऑफेंस में नहीं करते। हाँ। समझ में आ गया सब लोगों को? तो जिन लोगों ने मतलब अगर जिन लोगों का बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन था, तो हमारी समझ से समझ में आ गया होगा सबको। नहीं, शायद लोगों को ये सवाल था कि जैसे मालूम मैंने थाने में जाके एप्लीकेशन दे दी है, थाने में एप्लीकेशन दे दी, तो क्या मुझे वहाँ जाके अपना राजीनामा करना पड़ेगा क्या? तो वो करना पड़ेगा हमारे को, खुद एक्टिव होना पड़ेगा सर आपको। खुद एक्टिव होना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, ये ध्यान रख लो। एप्लीकेशन दे दी और हम भूल गए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि किस आदमी ने एप्लीकेशन दी है। जैसे ये भाई साहब सामने आए अभी, तो खुद सामने आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई मैं थाने में एप्लीकेशन दी थी मैंने, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा। क्यों कईयों को लोगों मैंने बोला भाई कि आपकी FIR नहीं हुई है तो आपका एफिडेविट नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में एफिडेविट लगेगा वो। और जी मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती हो रहा है, किसी भी इंसान को अगर लगता हो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या मेरी किसी वकील से या किसी अधिवक्ता से बात नहीं हो पा रही, तो YouTube जैसी चीज़ पर अगर आप हिंदी में भी लिखोगे ना, ये बेसिक प्रोसीजर होता है, वो आपको YouTube पे भी समझा देंगे। आजकल लोग इतने हेल्पफुल है कि वो इन चीज़ों के लिए आपको, आपकी जो भाषा है मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, इस भाषा में आपको YouTube पे भी अन्य लोग मिल जाएंगे जो आपको समझा देंगे इस बारे में काफ़ी विस्तार से, और आप लोग खुद इस चीज़ से मतलब ज्ञान पालेंगे और अपना प्रावधान निकाल लेंगे। हमारे YouTube तो हमारी कमेटी हमारा कहीं मैं बता रहा हूँ जैसे किसी इंसान नहीं को नहीं नहीं साहब, पता, आपकी बात सही है तो कमेटी, मुझे क्या करना है। लेकिन जो लीगल चीज बता रहे हैं ना हमारे लिए, वो सुनना बहुत जरूरी है हमें। जैसे किसी इंसान को होता है जी मैं वकील कराऊं, अब मैं वकील के घर से उठाऊं, मेरा यहाँ भी नुकसान हो गया, मैं जयपुर भी जाऊं, मैं राजस्थान भी जाऊं, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। तो थाने तक जाने के लिए भी उसे खाली हाथ नहीं बैठना। पुलिस वालों की, प्रशासन की नजर में आप लोगों की छवि खराब होगी कि ये इंसान तो अपनी मर्जी से अपना मन करा कंप्लेंट कर दी, थोड़ी सी आस लगी कमेटी पे, आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा, ये तो खुद चोर है। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं जागरूक हूँ। ऐसे करके हमने कुछ प्रावधान सोचा है, हमारी ऐसे कमेटी थी, हर चीज लिखित में कि कल को आगे दोबारा हमें कोई केस करना पड़े। और एक चीज और, फ्रॉड और चीटिंग का जो केस होता है उसकी कंप्लेंट और FIR करने का टाइम पीरियड होता है 3 महीना 6 महीना, लेकिन सिविल सूट, जमीन चाहिए हमें, प्रॉपर्टी चाहिए, लोन से रिलेटेड जो हमारा मतलब पैसे का लेन देन है, इसका टाइम पीरियड 3 साल है। आप दोबारा FIR भी करवा सकते हैं, याद रखना। फ्रॉड चीटिंग हुई है उसकी तो 3 से 6 महीना है, अपराध हुआ 20 फरवरी को तो 6 महीने तक आप करवा सकते हैं फ्रॉड और चीटिंग में। और उसकी 3 जगह हो सकती है, जहाँ पे इंसान रहता हो
यहाँ जहाँ पे अपराध हुआ हो, या जहाँ पे इंसान का ऑफिस हो, या जहाँ पे उसका एक छोटा ऑफिस हो, समझ गए जी। लेकिन अब आई आपकी बात कि जी मुझे पैसे लेने, रिकवरी ऑफ मनी, उसके लिए आपके पास 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 साल का। आपने अगर मान लो आपके पैसे गए 5 लाख रुपए थे, लेकिन आपने 2 लाख रुपए अपने वाइफ के नाम से करवा रखे थे, तो ठीक है, अगर आपने राजीनामा कर लिया कमेटी से, वो नहीं बना बात, तो आप अपनी वाइफ के नाम से दोबारा कंप्लेंट डाल देना 2 लाख की, फिर उसमें ऐड ऑन कर देना कि जी मैं तो गाँव का देसी आदमी था, इतना पढ़ा लिखा था नहीं, इतना कानून से भूनी अवेयर नहीं हूँ, इसलिए मैंने दोबारा अपनी उनके आंट में, और मुझे चीट करा गया दोबारा, इसलिए मैं दोबारा एफआईआर कर रहा हूँ। एक देसी आदमी ट्रस्ट में ऐसा, और सामाजिक तथ्य से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग ऐसे हैं, और कानून को पता रहता है कि ऐसे लोगों को पता लगता है, और ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमेटी बनाई गई थी। आप दोबारा भी कर सकते हैं, पर याद रखना 3 साल पीरियड है रिकवरी ऑफ मनी का। 23 जनवरी 2023 से 2026 तक आपके पास रिकवरी ऑफ मनी का टाइम पीरियड है। फ्रॉड चीटिंग में नहीं होगा, लेकिन रिकवरी ऑफ मनी में अगर होगा। मान लो कोई आदमी 5 लाख रुपए लगाए हैं जी, और वो सिविल सूट चाहता है, सिविल सूट चाहता है, तो उसका क्या कितना खर्चा लग जाएगा? सर देखो ये मैटर करता है कि आप एडवोकेट कैसा करा रहे हो। अगर आप, मैं खुद एडवोकेट हूँ, अब मैंने अपनी फाइलिंग करनी है, लेकिन मेरे को देखना है कि अगर मतलब खर्चा आप किस में पूरा चाह रहे हो, कि वकील कितना फीस लेगा। वकील ये से तो- लेकर के शुरू, जैसे मान लो 5 लाख लगाए हैं हाँ और उसका हम सिविल सूट के थ्रू पेमेंट चाहते हैं, जी, ये तो देखो वकील के ऊपर बात है। अब वकील आप सुप्रीम कोर्ट का करा रहे हो, जो अपीयरेंस के 20 लाख रुपए वो अलग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऐसा वकील करा रहे हो जिसको नॉलेज है, जो अपनी बात कहना जानता है और कानून की थोड़ी जानकारी रखता है। मिनिमम से मिनिमम खर्चा बता कोर्ट दो। फीस की बात कर रहे हैं, वो जो recovery कोर्ट के लिए- फीस जैसे मान लो फीस- साल 3 साल 2 साल में हमें कितना खर्चा लग जाता है उसमें? देखो फिर ये आप वकील की पूछ रहे हो, कोर्ट फीस की पूछ रहे हो। जैसे मेरा यही मानना है, वकील का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, वकील के फीस तो पूरा अलग अलग कंप्लीट रहेंगे खर्चा। ना। वकील तो हम मान लो हो सकता है 10,000 पर पेशी हो, कोई 1 लाख रुपए पर दिल्ली का वकील कराओगे तो दिल्ली वाले पैसे, राजस्थान कराओगे तो राजस्थान वाले पैसे। दिल्ली का कराओगे तो मोटा मोटा 50-60 हजार रुपए लेके चलो आप, जो कायदे से बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, और वो भी वो 1 साल 6 महीने के अंडर के लिए आपको, क्योंकि दिल्ली के वकील आपको पागल नहीं बनाएंगे, उनकी जज से भी सेटिंग होती है। अगर वो कानून से बात नहीं मान रहे तो मीडिया जज पे से काम चल रहे करा हो, देंगे। मीडिया पे चल रहे हो, जैसे सेटिंग तो जी जो बात है, बड़ा अच्छा वकील कानून को जानता है, बड़ा वकील जज को जानता है, ये तो राम जेठमलानी जी भी कहते थे, इसमें क्या बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हो जी। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो अभी सारे डाउट क्लियर हो गए आपका? जो हर आदमी वकील के पास नहीं गए, लेकिन वकील साहब यहाँ आए हैं, तो आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट क्लियर हो गए कि आपकी एफआईआर उठा ली है, हम ये क्यों नहीं उठा रहे, और यार मैं तो एफआईआर नहीं कर पाऊंगा दोबारा। अब क्लियर हो गया, आप दोबारा एफआईआर कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आपके कहीं हाथ नहीं कटवा रहे हैं, किसी को